वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। आज हमारी इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की टेस्ट की 8th क्लास है। ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस देख लिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो, लेकिन मैंने अपने वादे के मुताबिक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, और वो चिंता मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ज़्यादा क्या बातें करनी, आप लोग होशियार तो ही, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो ना, वीडियोस वगैरह देखते हो तो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जो आता है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाता हूँ। किससे? हमारी मार्केटिंग से। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द सप्लाई कर्व। इनमें से कौन सा हमारा सप्लाई कर्व को डिटरमाइन नहीं करता। तो देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मैंने आपको क्या बताए थे, सप्लाई कर्व के कुछ वो बताए थे हमने, फंक्शंस बताए थे। ठीक है, यहाँ पे 4 तरीके कुछ बताए थे, आपको याद होगा तो आपको जाके वीडियो देखनी है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या सर ये करती है? हाँ, डज नॉट लिखा हुआ ना, ठीक है, ये करती है सर। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये तो करेगा ही करेगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी करता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो होती है ना हमारी, ये हमारी सप्लाई कर को डिटरमाइन ना कर करके ये हमारी किसको डिटरमाइन करती है, कहीं ना कहीं हमारी डिमांड कर को करती है। क्या कहता था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने डिमांड का बोला। ऑल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई कर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ लीकेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, लीकेज भी बताए थे मैंने आपको, और कुछ इंजेक्शन भी बताए थे। इंजेक्शन एंड लीकेज बताए थे ना, ये मैंने आपको कब बताया था, जब हमने सबसे पहले जो हमारी उसकी क्लास थी, किसकी बताओ मुझे आप, जो हमारी सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास थी, मैंने आपको उसमें सेविंग्स एंड लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन इकोनॉमी बताए थे। ठीक है, तो देखो लीकेज हमारे कौन सा होते हैं, नॉट है। ठीक है, तो नॉट है। तो सेविंग्स हमारी क्या होती हैं, सेविंग्स हमारी क्या होती है, ये भी हमारी लीकेज है। टैक्स भी है, इम्पोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना हमारी, ये हमारा इंजेक्शन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, उसमें पैसा अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है हमेशा से इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी इंजेक्शन कहलाती है। चलो आगे चलें। वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, वट वी हैव टू डू व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। ठीक है, जब हम अपनी नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम किससे, ग्रॉस से, ग्रॉस से किस पे मूव करते हैं, जब हम अपने नेट पे मूव करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ए क्या कहता है हमारा, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। सर आपने एक टेबल बताई थी, क्या ये उसी का पार्ट नहीं है? मैंने इस तरीके से आपको एक टेबल बताई थी जिसमें हमने 3 वो निकाले थे। हाँ बेटा, ये उसी का ही पार्ट है, अब आपको उसमें से बस बताना है। सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, सर ये मुझे सही लगता है, तो क्यों ना हम इसको साइड पे कर दें। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको साइड पे कर दें। ठीक है, इसको रॉक लगा दें। ऐड एनएफआईए, सर एनएफआईए इसमें यूज नहीं होती थी। सब्ट्रैक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं। ऐड सब्सिडीज, नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर जो होगा ये होगा हमारा सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। जब हम लोग क्या करते हैं अपने नेट ग्रॉस से नेट में जब मूव करते हैं कभी भी, हमारे जैसे कि हमारी जीडीपी होगी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमको क्या निकाला, अपना नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स निकाल ली, तो हमने जो इससे इस पे मूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं उसमें एग्जाम में ना। नेशनल इनकम से देखो, आपसे डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालने के लिए एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आपसे कैसे वाले क्वेश्चंस बोले जाते हैं, आपसे वाले क्वेश्चंस बोले जाते हैं कि जैसे ग्रॉस से डोमेस्टिक में माइनस करने से क्या होगा। हाँ, हमको अगर एन जो हमारे नेट इनकम टैक्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उनको सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकाला जाता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब हम अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो हम लोग इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, याद रखना, मैंने आपको 3 चीज़ें, 3 नेशनल इनकम पढ़ाई थी वैसे, फिर मैंने आपको डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम और तरीके की इनकम्स पढ़ाई थी उसमें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि नहीं इंक्लूड करते हैं। कंजप्शन इंक्लूड नहीं करते, ठीक है सर। सेविंग्स इंक्लूड नहीं करते, पर्सनल इनकम इंक्लूड नहीं करते, तो हमारा क्या हो जाता है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसका आंसर हमारा हो जाता है डी। ठीक है, अब हमको क्या क्या आर कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन, सेविंग, पर्सनल इनकम, पर्सनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा मेथड नहीं है कि हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनमें से मेथड कौन सा है, सॉरी है, ठीक है, सॉरी गलती से हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। मैंने आपको 3 तरीके के जो मेथड्स बताए थे, ये हमारे वही मेथड हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड,
ठीक है। फिर हमारा क्या था इनकम मेथड, और फिर हमारा क्या था वैल्यू ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारे ऑल ऑफ द अबव मतलब कौन से तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। जो हमारे तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाते हैं तो सर इसका आंसर क्या डी नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, इसका आंसर जो है हमारा करेक्ट है वो है हमारा डी। ठीक है। अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द M1 मनी टाइप वाइल कंप्यूटिंग द M1। ठीक है, हम इसमें से कौन सा अपना M1 में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम कौन से अपनी M1 की वो निकालते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी तीन तरह की पढ़ाई थी, M1 M2 M3। ठीक है, हमारी सबसे ब्रॉड थी M1, हमारी क्या थी सबसे नैरो थी। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे कम चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, और जो हमारी M3 जो थी ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती थी। तो हमारी सबसे पहली जो चीज़ आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, वो क्या आती है करेंसी विद पब्लिक। क्या उसमें करेंसी विद पब्लिक इंक्लूड होती है? नहीं सर, ये हमारी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फिर हमारा क्या आता था कि सेकंड हमारा क्या है डिमांड ड्राफ्ट, क्या ये हमारा उसमें इंक्लूड होता था? नहीं सर, ये भी इंक्लूड नहीं होता। टाइम डिपॉजिट्स, हाँ सर कहीं ना कहीं हमारे टाइम डिपॉजिट इंक्लूड होता था। अरे यार सॉरी, इज नॉट अ पार्ट है ना, इज नॉट द पार्ट है। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट पार्ट नहीं होगा। मे मुझे करेंसी विद पब्लिक है ये इंक्लूड होगा, डिमांड ड्राफ्ट होगा, और ओवरड्राफ्ट विद आरबीआई ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, नॉट है वो मैंने गलती से पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप लोग इस तय में सोचे थे क्वेश्चन भी कुछ अलग से ही हो रहा है। ठीक है, तो नॉट है जब, तो हमारा M1 टाइप में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो हमारा टाइम टाइम डिपॉजिट जो है वो इंक्लूड नहीं होता, बाकी हमारी ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो क्या हमारा कहता है टाइम डिपॉजिट्स आर द पार्ट ऑफ द M3 टाइप ऑफ मनी। ठीक है, ये M3 पार्ट का है, M1 का नहीं है। M1 मनी सप्लाई इंक्लूड्स दोस मनीज दैट आर वेरी लिक्विड सच एज कैश, चेकेबल, डिमांड डिपॉजिट्स एंड ट्रेवलर्स चेक। ठीक है, हमारे मतलब वो चीज़ें सारी इंक्लूड्स होती हैं जो कि हमारी कैश हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है इकोनॉमी में कि जो जितना जल्दी से जल्दी वो चीज़ कैश हो जाएगी तो वो चीज़ हमारी उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है। द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम का ये क्वेश्चन है। जो हमारी GDP और NDP का जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या चीज़ होती है? ठीक है, वो चीज़ हमारी होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं होता, गवर्नमेंट रेवेन्यू तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड। नेट कैपिटल फॉर्मेशन ये चीज़ हो सकती थी, बट हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका आंसर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का डिफरेंस है। टू फाइंड आउट मार्केट प्राइसेस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड एंड सब्सिडीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट इज as explained above। ठीक है, सिंबॉलिकली MP इक्वल्स टू FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर ड्यू टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। अनएम्प्लॉयमेंट के पे मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो मैं आपको मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका हमारा आंसर होता है बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कौन सी होती है? जैसे मानो कि आप कैसे यहाँ पे कोई जॉब है, ठीक है, और आपको कोई दूसरी जॉब देखनी है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे जब मूव कर जाते हो अपने, और इस टाइम पे जो आपकी क्या रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगी हमारी क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन विद इन एन इकोनॉमी। तो ये हमारी वॉलेंट्री टाइप की रहेगी। ठीक है, इनवॉलेंट्री हमारी कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री हमारी होती है जैसे साइक्लिक हो गई, ठीक है, सीजनल हो गई, मतलब कि लोग चाहते नहीं लेकिन तब भी उनका काम क्या हो, छूट जाए। ठीक है, टेक्निकल भी हमारी इसमें आएगी इनवॉलेंट्री में। तो इसमें क्या आप लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हो। ठीक है, अब हमारा क्या आता है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में फाउंड होती है? ठीक है, तो हम लोग भी देखो भाई अनएम्प्लॉयड ही लोग हैं, तो हमारी कौन सा इसमें से इनकम ऐसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी है जो इंडिया में फाउंड होती है? स्ट्रक्चरल नहीं, फ्रिक्शनल नहीं, साइक्लिक नहीं, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हमारी डिस्गस्ट जो इन अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये क्या होती है? ये देखो हमारी वैसे ही होती है कि हम स्किल्ड तो हैं बट हमारी स्किल के अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग वेट करेंगे, या फिर हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा कि हम लोग चाहते हैं कि यार हमें इतनी सैलरी की जॉब मिले तो हम लोग करें भी कुछ, है ना, हमने इतना पैसा अपना लगाया हुआ है पढ़ने पे, तो वो चीज़ हमको जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारी किस में आती है? हमारी डिस्गस्ट किस में आ जाती है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाती है। तो ये हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है कौन सी? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या कहता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट
affect aggregate economic output. It occurs when productivity is low and too many workers are filling too few jobs. ठीक है, हमारे यहाँ पे हमेशा कहते नहीं रहते कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन जॉब इतनी सी है, मतलब कि रोटी तो इतनी है बट खाने वाले इतने हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा हाई रहता है। पॉवर्टी गैप इज, ये इजी सा क्वेश्चन। पॉवर्टी गैप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल। क्या सर ये होता है? हाँ सर, मुझे तो लगता है कि यही होता है। तो बेटा यही होता है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आप उसको पॉवर्टी लाइन या फिर इनकम लेवल के, मतलब कि बीपीएल एपीएल लेवल नहीं बनाते। गैप बिटवीन डेवलप्ड राशन एंड डेवलपिंग राशन। ठीक है, यहाँ पे नेशन होना था, राशन हो गया। ठीक है, तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि हमको डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर कौन सा होता है? ए हो जाता है। ठीक है, 10 हमारे किसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए पूरे। अब हम लोग किसके करेंगे? अपने मार्केटिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखो आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, अब हमने अच्छे से कर लिए सारे क्वेश्चन। अब हम लोग मूव कर जाते हैं किसमें? मार्केटिंग के क्वेश्चन पे। देखो मार्केटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इकोनॉमिक्स है, जितनी मैथ्स है, जितनी जीए है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे आप लोग पढ़ते रहो। बाकी मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे। तो आपको कोई भी मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि सर हमारे क्वेश्चन क्या आएंगे। घबराओ नहीं किसी भी चीज़ से। क्वेश्चन का मतलब एक सक्सेस का यही तरीका है कि आप घबराओ नहीं। द मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ वे ऑफ थिंकिंग और मैनेजमेंट फिलोसफी दैट अफेक्ट। ठीक है, इनमें से हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो किस तरीके की मतलब फिलोसफी को अफेक्ट करता था। तो हमारा जो इसका आंसर जो सही हो जाता है ये हो जाता है ऑल एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी देखो हम मार्केटिंग की अपनी बात करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मतलब एक होलिस्टिक ऑपरेशन होती है, मतलब पूरे पूरे मार्केट को लेकर चलना होता है। यहाँ पे आपका सेलिंग भी होगा, एडवर्टीजमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। ठीक है, और क्या होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, मार्केट रिसर्च भी होगी। तो जब हम बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट की तो इसमें हम ऑल एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। कस्टमर रिलेशंस ये भी इसका एक पार्ट है। मेनली द एफर्ट्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन ये भी इसका एक पार्ट है। ओनली मार्केटिंग एक्टिविटीज ये भी इसका पार्ट है। तो अगर हम बात करें इसके, जब मतलब सारे के सारे ही इसके पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑल एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा सर। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, इज मैनेजिंग कंपनीज इंटरेक्शन विद। ठीक है, सीआरएम में हम किसके बीच में अपने कंपनी के रिलेशनशिप को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन, जब मैंने आपको सीआरएम पढ़ाया था अभी, ठीक है, 3 क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं उसमें जाके। तो सीआरएम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि मतलब हम लोग किसके साथ में अपने रिलेशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या वो सेल्स टीम होती है? नहीं। क्या वो सर्विस टीम होती है? नहीं। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होती है? नहीं। क्या कहीं ना कहीं सर वो हमारे करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स नहीं होते? जी हाँ। जब हम अपने सीआरएम की बात करते हैं तो हम लोग अपने करंट एंड जो हमारे फ्यूचर जितने भी हमारा बेस है, मतलब कि हम सोचते हैं कि ये हमारा कस्टमर बन सकते हैं, तो हम लोग उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीआरएम बन जाता है। बाकी चलो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लीड जनरेशन। लीड जनरेशन एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हमारा लीड जनरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्ट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कस्टमर बेस। लीड जनरेशन अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप लोग कैसे कर दोगे यार? देखो लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग आने वाली जनरेशन को अपनी लीड करें। मतलब हमारे लिए लीड जनरेशन कौन सी, जब मार्केटिंग पढ़ते हैं तो वो होती है हमारे कहीं कहीं फ्यूचर कस्टमर्स। ठीक है, तो जो हमारे फ्यूचर जो कस्टमर्स हैं ये क्या होता है? हमारी लीड जनरेशन होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को और न्यू कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करें और उनको अपने उसमें शामिल कर लें। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी प्रोसेस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीड जनरेशन कहते हैं। मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। ठीक है, टिप्स फॉर सेलिंग टैक्टिक्स, और हमारे क्या होते हैं? टिप्स फॉर बेटर प्रोडक्शन। तो हालांकि ये सारे हमारे ऑप्शन गलत होंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन इफिशिएंट मार्केटिंग स्टाइल। ठीक है, इफिशिएंट मार्केटिंग स्टाइल के लिए हमारा कौन सा रिक्वायरमेंट होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल ये होती है, प्रॉपर प्लानिंग ये होती है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स ये होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि देखो जो हमको मार्केटिंग मतलब स्टाइल मार्केटिंग में अपने इफिशिएंट बनना है, सबसे ज़्यादा आगे निकलना है, तो हमको ये सारी चीज़ें अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कस्टमाइजेशन। ठीक है, कस्टमाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग इनमें से कौन सा चीज़ डिफाइन करती है? न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमाइजेशन का प्रोडक्ट कैसे आएगा? आपने कोई न्यू प्रोडक्ट बना दिया, क्या वो कस्टमाइजेशन को डिफाइन करेगा? नहीं। एक्वायरिंग मोर कस्टमर्स? नहीं। मोर प्रोडक्ट्स पर कस्टमर? नहीं। स्पेशल प्रोडक्ट्स सूट ईच कस्टमर?
सर हमारा यही वाला आंसर सही है कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, कहते नहीं हमने कस्टमाइज सर हम आपका प्रोडक्ट बना देंगे, आप हमको बता दीजिए, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको हर एक प्रोडक्ट का हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हर एक उसके लिए एक अलग अलग स्किल्स चाहिए, अलग अलग तरीके का लेबर चाहिए। आपको बार बार अपने लेबर को बताना पड़ेगा कि भाई हमारा कस्टमर इस बार ये चीज़ चाहता है, तो आप लोग उसका मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्राइस जो होता है वो लो आ जाता है। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मार्केटिंग। इनमें से हमारे कौन सा स्टेटमेंट है जो मार्केटिंग के लिए क्या है, ट्रू है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा वर्क। मार्केटिंग क्या इन्वॉल्व करती है, एक्स्ट्रा वर्क को। हाँ सर, ये कहीं ना कहीं हमें सही लगता है। ठीक है, मार्केटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स वास्ट पॉपुलेशन। क्या ये सही चीज़ है? नहीं सर, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग हर जगह पे हमको चाहिए। मार्केटिंग हमारे एफर्ट्स हमको हर जगह पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, मार्केटिंग इज वेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टाइम। क्योंकि यार ये चीज़ कोई मतलब है ही नहीं टॉपिक, क्योंकि आप लोग अपने अगर पढ़ते हो, ठीक है, मार्केटिंग मतलब अगर आपको ज़रूरत है देखो, तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हुआ। ठीक है, आप लोग मतलब कि कहीं ना कहीं तो आप लोग उस कस्टमर्स को अपना अट्रैक्ट कर रहे हो ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रमोशन, सेलिंग, रिसर्च एंड एडवर्टीजिंग। सर जो हमारी जो बेस्ट जो इस चीज़ की डिफिनेशन जो है वो हमारा डी है। क्योंकि अगर हम देखो एक्स्ट्रा वर्क तो उसमें लगता है, ठीक है, बट उसके लिए हम लोग अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ भी तो रखते हैं ना, और उसमें हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर में प्रॉफिट निकाल के देता है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, बल्कि हमारा जो डी जो है वो सही हो जाता है। अब क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मीन। इनमें से कौन सा मार्केट की इन्फॉर्मेशन का मतलब ट्रू एक मीनिंग है। नॉलेज ऑफ शॉपिंग मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स। क्या हमारे शॉपिंग मॉल्स और सुपरमार्केट्स का इन्फॉर्मेशन को लेना ही हमारा मार्केट है? नहीं जी। नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, नहीं। नॉलेज ऑफ स्मॉल शॉप एंड स्ट्रीट मार्केट्स, ये सही ना कहीं कहीं हमारा हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी डेफिनेशन ए को देखें, मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि अगर हमसे कभी डेफिनेशन पूछे या कोई सी भी चीज़ की पूछे, तो हम लोग ये चीज़ देखनी कि किस में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हैं। नॉलेज ऑफ कस्टमर प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, हमारे कस्टमर प्रोफाइल और प्रोडक्ट मिक्स को जो चीज़ इंक्लूड करे वही क्या हमारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है। फिर हमारा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, विच टीम सेटअप द प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन को कौन सी टीम हमारी सेटअप करती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारी, बैक ऑफिस स्टाफ नहीं जी, लोन सेक्शन नहीं, मैनेजमेंट नहीं, मार्केट रिसर्च टीम। ठीक है, हमेशा जो मार्केटिंग की जो रिसर्च जो टीम्स होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि यही लोग रिसर्च करके आएंगे मार्केट से, देखेंगे कि कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या चीज़ मांग रहा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। विच टीम सेटअप द प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अपना इग्नोर करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बदले मैं आपको चलो कल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बना रहा था मैं तो उसकी वजह से रिपीट हो गए होंगे। सर्विस मार्केटिंग इज नोन ऑल्सो नोन एज। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग हमारी इसमें से क्या एक और चीज़ कौन सी कहलाती है, तो हमारी क्या चीज़ कहलाएगी, इंस्टेंट मार्केटिंग नहीं, इंटरनल मार्केट, पैसिव मार्केट, ये सब नहीं कहलाती हमारी, वो रिलेशनशिप मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये सब हमारे गलत हो जाते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग देखो क्या है, कि हम लोग जब भी अपने मतलब सर्विसेज को बढ़ाएंगे, तो जब हम अपनी सर्विसेज को बढ़ाएंगे कैसे, सर्विस हमारी कैसे बढ़ती है, कि आपने वारंटी ज़्यादा दे दी, या फिर आपने कोई भी अपने प्रोडक्ट को सेल करा। ठीक है, आपका प्रोडक्ट यहाँ से कंपनी से निकल गया, तो आप लोग उसको कॉल करते हो कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। हाँ, आप इसको 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 में से क्या रेटिंग देना चाहोगे, तो आप बोलते हो 5। तो इससे क्या होता है, हमारे उसका मतलब कस्टमर को लगता है कि यार ये कंपनी हमारे बारे में सोचती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन होता है, तो ये हमारी सर्विस मार्केटिंग कहलाती है। बाकी ये अब मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों से तो शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए पूरे एक फ्री बैच दिया DFCCIL का, और उसके बाद में बैच के बाद में अब हम आपको क्या दे रहे हैं, पूरे पूरे 400 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशंस, और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं क्वेश्चन जब करवाते हैं। तो बाकी कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।